अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोन के बारे में, मिनरल स्टोन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोन बनता कैसे है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो रहता है सुपर सैचुरेशन एंड न्यूक्लिएशन। तो सुपर सैचुरेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो सुपर सैचुरेटेड जैसे कोई सोल्यूशन है, नॉर्मली सैचुरेटेड कब बोलते हैं, जब सल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, जब दोनों बराबर होते हैं तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर सॉल्वेंट में हमने सल्यूट डाल दिया तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। और ये यूजुअली जो रहता है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हीट करके, रूटीन प्रैक्टिसेस में अगर बोलें तो गर्म करके कोई भी चीज़ होता है तो उससे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो रहता है यूरिन में जो स्टोन बनता है उसके लिए होता है। इसमें जो स्टोन जो बनता है बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो रहता है यूरिन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब हो गया तो क्या चीज़ कम हो गया, तो पहला कि जो इसमें सल्यूट है वो बढ़ रहा है और दूसरा इसमें सॉल्वेंट कम हो रहा है। फिर अगर हम बात करें तो सल्यूट क्या होगा जो बढ़ेगा, तो स्टोन किसका बना रहता है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम बढ़ेगा। दूसरा किसका बना रहता है, ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेट बढ़ेगा। तीसरा यूरिक एसिड का बना रहता है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। और चौथा जो रहता है सिस्टीन। तो ये सब चीज़ें जो रहते हैं एज अ सल्यूट बढ़ जाती हैं, तो फिर जो यूरिन होता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है। और सॉल्वेंट कैसे कम होता है, सॉल्वेंट जो कम होता है वो हम कम पानी पीते हैं, तो लो यूरिन वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट कम हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टोन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सुपर सैचुरेशन। तो सुपर सैचुरेशन किससे होता है, कैल्शियम, ऑक्सलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड, तो ये रहता है। फिर उसमें अब सुपर सैचुरेशन हो गया है, फिर उसमें सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन का मतलब होता है कि जो सबसे पहला जो क्रिस्टल बनता है उसको हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं। फिर उसी में जैसे सबसे पहले अगर हमें कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो हमें ज़मीन देखना होता है, ज़मीन में सबसे पहले हम एक जो जगह डिसाइड करते हैं और वहाँ पे शुरू करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। फिर न्यूक्लिएशन में धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ होगा और कई सारे यहाँ पे चीज़ें एक साथ एग्रीगेट होके फिर उसके बाद जो रहता है इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से स्टोन में सबसे पहले न्यूक्लिएशन होगा, फिर ग्रोथ होता है और फिर फाइनली एग्रीगेशन होगा। वो ग्रोथ जो रहता है एग्रीगेशन होकर के फिर फाइनली जो रहता है स्टोन बना देते हैं। और ये स्टोन कहाँ रहता है, किडनी में रहता है। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखा कि सॉल्वेंट कम हो रहा है, मतलब लो यूरिन वॉल्यूम, और सल्यूट ज़्यादा कम हो रहा है। फिर किडनी में जो रहता है ये सुपर सैचुरेशन होने से कुछ चीज़ें जो रहती हैं इसको रोकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स क्या होता है, जो ये सैचुरेशन होने नहीं देती हैं। और दूसरा जो रहता है जो इसको प्रमोट करती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं जो ये सुपर सैचुरेशन कराती हैं, पहला इनहिबिटर्स और प्रमोटर्स। तो इनहिबिटर्स जो रहेगा अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, ये सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन ज़्यादा बनेगा और स्टोन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सिट्रेट। सिट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा होता है टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। तो हम ये देख सकते हैं ये टॉम जो हॉर्स है ये क्या करता है, ये स्टोन बनाने से प्रिवेंट करता है। फिर इसमें जो रहती है कुछ थियोरीज दी गई हैं स्टोन क्यों बनता है, तो इसके लिए जो थियोरीज दी गई हैं हम एक एक करके उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है वो है रैंडाल्स प्लाक थियोरी। रैंडाल्स प्लाक थियोरी जो रहता है इसमें होता क्या है कि जो किडनी की पैपिला होती है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो किडनी रहता है, अगर किडनी की अगर हम बात करें तो ये किडनी है और यहाँ पे पैपिला होता है। तो जो किडनी की पैपिला होती है वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, किडनी की पैपिला के नीचे इसको बोलते हैं सब एपिथेलियल। तो किडनी की पैपिला के नीचे क्या बोलेंगे, सब एपिथेलियल। वहाँ पे सबसे पहले डिपॉजिट होगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले क्या दिखा डिपॉजिट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अब वो कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होकर के क्या बनाएगा, प्लाक। तो ये प्लाक जैसे हमारे दांत में जमा होता है वैसे ही ये किडनी में भी सब एपिथेलियल पैपिला के पास प्लाक डिपॉजिट हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो प्लाक रहता है किसके कांटेक्ट में आएगा, यूरिन के कांटेक्ट में। तो जब ये प्लाक यूरिन के कांटेक्ट में आता है तो फिर इस पे धीरे धीरे क्या डिपॉजिट होता है, इस पे कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रेंडाल प्लाक थियरी जो रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के लिए होता है और जो प्लाक बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो हम
इस थियरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इडियोपैथिक स्टोन फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग इसी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें होता क्या है, सब एपिथेलियल कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट, और कहाँ पे, पैपिला, और उससे क्या होता है, प्लाक, और फिर वो यूरिन को एक्सपोज होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट ओवर ग्रो करता है। इसकी वजह से इडियोपैथिक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है। फिर जो दूसरी थियरी है वो है नैनो बैक्टीरिया थियरी। नैनो बैक्टीरिया थियरी की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि नैनो बैक्टीरिया नाम से पता चला कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे जो डिपॉजिट कराते हैं वो होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो रहता है वो क्या रहता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक फॉर्म होता है। तो जो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो रहता है ये डिपॉजिट करने लगते हैं ये बैक्टीरिया, और यही जो रहता है फिर फाइनली जो रहता है ये किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियस की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियर एजेंट जो रहता है न्यूक्लियस की तरह। तो अब फिर फाइनली जो रहता है यही धीरे धीरे इस पे स्टोन बनने लगता है। तो ये जो थियोरी है ये कॉन्ट्रोवर्शियल थियोरी है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो मिनरल कॉम्प्लेक्स होता है ये नॉन लिविंग होता है, जबकि कुछ मानते हैं कि ये लिविंग होता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। फिर अगला हम बात करें तो होता है फ्री पार्टिकल थियरी। फ्री पार्टिकल थियरी में ये बोलते हैं कि जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूजुअली अगर हम बात करें तो क्या रहता है, पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ एल्ले, फिर डीसीटी। तो इस तरीके से किडनी रहता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो घूम रहे होते हैं एज अ फ्री पार्टिकल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्टल्स जो घूम रहे होते हैं वो मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल्स, और वो क्रिस्टल्स बनने के बाद ट्यूब्यूल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट एक साथ आ जाते हैं, और फिर फाइनली जो एक साथ आने के बाद ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और स्टोन को बनाते हैं। तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है फ्री पार्टिकल थियरी। क्रिस्टल इसमें जो रहता है ट्यूबुलर ल्यूमेन में बनता है एग्रीगेट होकर के, और फिर ऑब्स्ट्रक्ट करा देते हैं। फिर जो अगली थियरी है वो है फिक्स्ड पार्टिकल थियरी। अगर हम बात करें फिक्स्ड पार्टिकल थियरी जो रहता है उसमें सबसे पहले जो क्रिस्टल रहता है, फ्री पार्टिकल में क्रिस्टल क्या था, घूम रहा था, और इसमें क्या रहता है फिक्स पार्टिकल में, इसमें भी जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें ये ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स अगर हम बात करें तो ये ट्यूब्यूल्स में होता क्या है, जो एपिथेलियम होती है, ट्यूबुलर एपिथेलियम पीसीटी डीसीटी का, तो इसमें जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या होता है, डैमेज। तो एपिथेलियम जब डैमेज होगा, अगर कहीं से भी चोट लगेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिस्टल्स रहेंगे वहां पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आके डिपॉजिट होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे यहीं पे जब ये क्रिस्टल जो रहते हैं फिक्स हो जाते हैं जो एरिया जहाँ चोट लगा है, और इसी जगह पे फिर वो स्टोन बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पार्टिकल थियरी, क्योंकि इसमें क्रिस्टल जो रहते हैं इंजर्ड एपिथेलियम में चिपक जाते हैं। फिर फाइनली जो आखिरी थियरी होती है अगर हम बात करें तो वो होती है मैट्रिक्स थियरी। तो मैट्रिक्स थियरी में क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेम जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन ट्यूब्यूल्स में या कुछ जो यूरिन होता है या ट्यूबुलर फ्लूइड में, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और म्यूको पॉलीसेकेराइड। तो इसके अंदर क्या होगा, ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूको पॉलीसेकेराइड। तो म्यूको पॉलीसेकेराइड है या ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो म्यूको पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये यूजुअली क्या करते हैं, ये एक स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मतलब होता है ढांचे, ये स्टोन के ढांचा की तरह काम करते हैं, और धीरे धीरे इसी पे जो रहता है जमा होने लगता है, जमा होकर के एक फाइनली जो रहता है पथरी बन जाती है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक तरीके का किस तरीके का मैट्रिक्स हुआ, ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हुआ। तो ये रहता है मैट्रिक्स थियरी। तो ये टोटल 5 थियरी दी गई हैं। तो अगर हम बात करें, जो यूरिन रहता है पहले सैचुरेटेड रहता है, सैचुरेटेड के बाद धीरे धीरे सुपर सैचुरेटेड होता है। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, सल्यूट बढ़ जाते हैं और सॉल्वेंट कम हो जाता है। अब जो ये सुपर सैचुरेशन होगा इसमें 2 तरह का चीज होता है, पहला होमोजीनस न्यूक्लिएशन होगा और दूसरा हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो क्रिस्टल रहेगा वो ग्रो करेगा, पहले ग्रोथ होती है फिर एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में हम देख रहे हैं इस तरीके से, और धीरे धीरे फिर फाइनली स्टोन बन जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो कैल्शियम ऑक्सलेट
में कैल्शियम ऑक्सलेट जो रहता है स्टोन कैसे बनेगा, उसमें कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सलेट कम होना चाहिए। और कुछ प्रमोटर्स होते हैं, तो प्रमोटर्स क्या होंगे, जो सल्यूट है वही होंगे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड यूरेट, ये इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और इनहिबिटर्स जैसे कि सिट्रेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनका कंसंट्रेशन कम होता है। तो धीरे धीरे क्रिस्टल में क्या होगा, न्यूक्लिएशन होगा। सबसे पहले न्यूक्लिएशन बनेगा, और न्यूक्लिएशन किस वजह से बनता है, उसके लिए रैंडाल प्लाक थियरी, फ्री पार्टिकल थियरी और फिक्स्ड पार्टिकल थियरी, ये डिफरेंट डिफरेंट थियरी दी गई हैं। फिर वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेशन से क्या होगा, स्टोन का रिटेंशन होगा और यूरिनरी स्टोन डिजीज होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो वाटर का इंटेक कम होता है, तो उसकी वजह से भी स्टोन बनता है। हम देख सकते हैं रैंडाल प्लेक कहाँ बन रहा है, पेपिला। तो ये जो पेपिला है यहाँ पे रैंडाल प्लाक बन रहा है, और ये सब एपिथेलियन डिपॉजिट होता है और बीज की तरह काम करता है, सीड की तरह। तो इसको जब हम यूरेट्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसे व्हाइट पैच की तरह दिखता है। फिर इससे जो रहता है डिफरेंट स्टोन, मेनली कैल्शियम स्टोन बनता है। तो सिस्टीन स्टोन ऐसे क्रिस्टलाइन होता है, स्ट्रोवाइट जो रहता है ऐसे चॉक टाइप का दिखता है, जबकि कैल्शियम जो रहता है अखरोट जैसा दिख रहा है, और ये यूरिक एसिड स्टोन है। फिर अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्टोन जो रहता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टोन रहता है वो रहता है, अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट। 70% जो स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट जो रहता है यूजुअली 2 टाइप का होता है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो 2 टाइप का होता है। पहला होता है कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, और दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और ये इसको हम लोग डंबल शेप भी बोलते हैं, और ये बहुत ही हार्ड होता है ब्रेक करना इसको। इसका अगर हम HU की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 1000 HU होता है। उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट जो रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, और ये जो रहता है इसको ESWL से तोड़ सकते हैं। तो हम यूजली ये देख रहे हैं डाईहाइड्रेट क्रिस्टल्स। मोनोहाइड्रेट्स यूजली डंबल शेप होते हैं, डाईहाइड्रेट यूजली जो रहते हैं एनवेलप शेप के होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट में पहले हम समझ रहे हैं कि कैल्शियम बढ़ेगा और ऑक्सलेट बढ़ेगा, तभी कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। तो कैल्शियम बढ़ने का रीजन क्या होता है, हाइपर कैल्सीयूरिया। और हाइपर कैल्सीयूरिया किस वजह से हो सकता है, आइदर इडियोपैथिक कोई डिजीज है, या PTH हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है वो बढ़ गया है। तो PTH या हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, कैल्शियम बढ़ेगा। दूसरा जो रहता है, दूसरा अगर हम बात करें तो ऑक्सलेट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सिलूरिया। तो ऑक्सलेट बढ़ता है यूजली जो रहता है ऑक्सलेट बढ़ने का रीजन क्या रहता है, डाइटरी इंटेक बढ़ जाए, या जो रहता है इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में ऑक्सलेट बढ़ जाता है। तो ये तो कैल्शियम और ऑक्सलेट इंडिपेंडेंट जो रहता है उसका हमने बात कर लिया। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं या इनिवेट करते हैं, उनकी कमी या उससे होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सिट्रेट। तो अगर सिट्रेट की कमी हो जाती है, तो सिट्रेट की कमी, हाइपोसिट्रेटूरिया हो रहा है, सिट्रेट की कमी हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। और सिट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिवेटर होता है, इसकी कमी की वजह से बहुत सारे स्टोन होते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें तो अगर हमने डाइट में अगर ज़्यादा नमक ले रहे हैं, हाई सोडियम डाइट है, तो ऐसे केस में जो रहता है हमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें, अगर हाई प्रोटीन डाइट है, अगर हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं जैसे फिश, चिकन, ये सब अगर हम ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे केस में हमें जो रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट होने के चांसेस रहते हैं। फिर अब अगला बात करें, हमने बात किया कैल्शियम ऑक्सलेट 70% रहता है। फिर उसके बाद अब हम अगला बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो 2 क्रिस्टल्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट में हमने देखा मोनोहाइड्रेट जो रहता है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, तो इसको बोलते हैं, मिनरल नेम इसका होता है वी लाइट। तो क्या रहता है, वी लाइट, तो ये स्पेलिंग होती है WHEV, फिर WEV लाइट, वी लाइट होता है, तो इसको WW याद कर सकते हैं, WW लाइट। फिर जो रहता है, अगर डाईहाइड्रेट, कैल्शियम डाईहाइड्रेट की बात करें तो इसके नाम में डाईहाइड्रेट वाला आएगा, तो ये हो जाएगा VD लाइट या WD लाइट, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं VD लाइट, तो VD लाइट। तो ये रहता है, इसका ये मिनरल नेम है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का। तो फिर अब बात करें फॉस्फेट स्टोन्स। तो फॉस्फेट स्टोन्स जो रहता है यूजुअली 15% इनका इंसिडेंस रहता है।
कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं। पहला रहता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट और दूसरा रहता है ब्रूसाइट। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट रहता है, बहुत स्ट्रांग होता है। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग जो रहता है वो रहता है ब्रूसाइट स्टोन। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो रहता है 15% रहता है, उसमें जो उसका ब्रूसाइट स्टोन रहता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है, सबसे मुश्किल होता है इसको तोड़ पाना। तो इसको जो अगर हम बात करें कि ब्रूसाइट स्टोन्स, तो ब्रूसाइट के क्रिस्टल्स ऐसे दिखते हैं और हम देख सकते हैं कि जो वीडी लाइट है, वीडी लाइट जो रहता है WD मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, उसके क्रिस्टल्स इस तरीके से एनवेलप शेप के दिख रहे हैं और काफी ये सॉफ्ट स्टोन होता है, जबकि ब्रूसाइट जो रहता है काफी हार्ड रहता है, इस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट जो रहता है बेसिकली अल्कलाइन यूरिन में बनता है जब पीएच 6.5 से होता है। नॉर्मली हम अगर न्यूट्रलिटी की बात करें तो पीएच जो 7 होता है नॉर्मल कंडीशन में, हम लोग पीएच जो 7 होता है उसको न्यूट्रल मानते हैं और उससे नीचे जो भी होता है उसको एसिडिक और उसके ऊपर अल्कलाइन। बट यूरिन के केस में क्या होता है, नॉर्मल रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, वो होती है 4.5 से, ये है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज 4.5 से लेकर के 8 तक होती है। तो नॉर्मल रेंज 4.5 से लेकर के 8 तक होती है, इसको हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। इसमें हल्का अल्कलाइन हल्का एसिडिक जो रहता है वो चलता है। अगर हम ऑप्टिमम रेंज की बात करें तो ऑप्टिमम 6 से लेके 7.5 तक रहती है, तो ये ऑप्टिमम रेंज होता है। नॉर्मल रेंज जो रहता है अलग होता है कि ज़्यादातर लोगों का क्या रेंज है और ऑप्टिमम जो होना चाहिए। हम लोग अगर हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम फॉस्फेट अल्कलाइन यूरिन से बनता है। तो अल्कलाइन यूरिन का मतलब होता है यूजुअली अगर हम इसमें देखें तो 7 से ऊपर होगा अल्कलाइन, बट हम लोग फॉस्फेट के अगर पीएच जो है 6.5 से अगर ऊपर होगा तो फॉस्फेट का रिस्क बढ़ जाता है, फॉस्फेट बढ़ने लगता है। तो पीएच मोर देन 6.5 और जैसे जैसे अल्कलाइन की तरफ बढ़ेगा स्टोन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो यूरिन के केस में एसिडिक और अल्कलाइन का कॉन्सेप्ट कब बोलते हैं, जब 4.5 से कम हो जाए पीएच तो एसिडिक बोलेंगे, और जब 8.5 से ऊपर है तो अल्कलाइन बोलेंगे। नॉर्मल रेंज में भी एसिडिक अल्कलाइन होता है, बट वो नॉर्मल रेंज में काउंट करते हैं, तो अल्कलाइन होता है। दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट किस में दिखता है, आरटीए में। आरटीए क्या होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जो आरटीए होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वो 3 टाइप के होते हैं, और पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, तीसरा होता है टाइप 4। तो हमें कैसे याद रखना है कि इसमें जो बढ़ता है वो PCK होता है। PCK क्या होता है अभी देखते हैं। तो जो चीज़ हाई हो रही है तो ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 4 है, इसके अलावा बाकी लो हो जाती है। तो टाइप 1 में अगर हम बात करें तो क्या P से PH, तो PH हाई होता है टाइप 1 में। फिर टाइप 2 में क्या हाई होता है, सिट्रेट। तो सिट्रेट जो हाई होता है वो टाइप 2 में होता है। और टाइप 4 में क्या हाई होता है, वो होता है पोटेशियम। तो टाइप 4 में पोटेशियम हाई हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं सब लो रहती हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप 1 आरटीए क्या होता है, तो टाइप 1 आरटीए की बात करें तो टाइप 1 आरटीए और टाइप 2 आरटीए दोनों में सीरम पोटेशियम क्या होगा, लो होगा, और इसमें रीनल फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल या नियर नॉर्मल होता है। अब बाइकार की बात करें तो बाइकार यूजुअली लो रहता है दोनों में, तो यूजुअली लो रहता है, टाइप 2 में नॉर्मल भी रह सकता है। PCO2 की बात करें तो वो भी लो रहेगा। और सिट्रेट की बात करें तो सिट्रेट किस में बढ़ रहा है, टाइप 2 में बढ़ रहा है, टाइप 1 में क्या होगा, लो रहेगा। तो इस तरीके से होता है। जबकि टाइप 4 जो रहता है वो, अब उसमें क्या बढ़ा है, पोटेशियम, पोटेशियम हाई रहता है और पेशेंट को क्या रहता है, CKD। तो ये टाइप 4 है, तो इसमें जो रहता है CKD स्टेज 3 ज़्यादा कॉमन रहता है, स्टेज 3 से लेके 4 5 कोई भी हो सकता है। और इसमें जो पीएच रहता है यूजुअली लो हाई दोनों हो सकता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। और बात करें PCO2, तो इसमें जो रहता है PCO2 भी बढ़ता है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें PCO2 बढ़ता है, तो ये इस तरीके से रहता है आरटीए। फिर अब अगला देखते हैं कि जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन में जो रहता है इस तरीके का अपीयरेंस मिलता है, इसको बोलते हैं रोजेट, गुलाब जैसा अपीयरेंस है, तो रोजेट अपीयरेंस मिलता है। अब रोजेट अपीयरेंस से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रोजेट अपीयरेंस 2 जगह मिलता है। पहला, अगर यूरिन एसिडिक है, एसिडिक है तो कौन सा स्टोन बनेगा, यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं या यूरिक एसिड में जो रहता है रोजेट मिलेगा। और यूरिन अगर अल्कलाइन है 6.5 से ज़्यादा है तो एलसीए में क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, और उसमें ये रोजेट क्रिस्टल दिखता है। और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन किस में ज़्यादा बनेगा,
डिस्टल आर्टरी टाइप 1। दूसरा जो बीमारी होगी वो किसमें होगा, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें जो रहता है कैल्शियम फॉस्फेट बढ़ता है। और तीसरी जो बीमारी होती है मेडुलरी स्पंज किडनी। तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो 15% लोगों में होता है, 15 से 20%, वो बेसिकली तीन जो रहती है बहुत ही खतरनाक बीमारियों की वजह से ही होता है। पहली बात करें तो टाइप 1 आरटीए, दूसरा बात करें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, और तीसरा होता है मेडुलरी स्पंज किडनी। अब बात करें यूरिक एसिड स्टोन, तो यूरिक एसिड स्टोन कितने परसेंट लोगों में होता है, 10%। तो हमने क्या याद किया, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो रहता है 70% लोगों में हो रहा है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट जो है 15% में हो रहा है। और फिर बचा कितना, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड कितने में हो रहा है, 10% में। और रिमेनिंग जो स्टोन है वो 5% में होगा। तो इस तरीके से रहता है। अब यूरिक एसिड की खास बात क्या रहती है कि ये एक्सरे में दिखाई नहीं देता है। तो एक्सरे में जो रेडियो लूसेंट स्टोन होते हैं उसके लिए क्या निमोनिक होता है, लक्स। तो लूसेंट स्टोन अगर रेडियो लूसेंट मतलब एक्सरे में दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें आता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड रहता है, और जैंथीन स्टोन। तो ये रहते हैं जैंथीन स्टोन। अब कुछ कुछ लोग इसको टिक्सू भी याद करते हैं निमोनिक। तो टिक्सू का मतलब हो गया कि टी एंड आई जो रहता है उससे भी स्टोन बनता है। आई फॉर इंडेना वीर, इंडिना वीर, और टी फॉर ट्राई एम टेरिन। तो जो ये स्टोन होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं उनके वो भी रेडियो लूसेंट स्टोन होते हैं। तो रेडियो लूसेंट मतलब वो एक्सरे में दिखाई नहीं देगा, और उसका एच यू क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। एच यू ऑलमोस्ट 300 to 600 इतना ही होगा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कितना था, 6.5 से ऊपर था। तो अगर इसकी बात करें तो ये 5.5 से कम पीएच पे बनता है। और ये बेसिकली जो रहता है डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या गाउट है तो ऐसे केस में मिलता है। तो यूरिक एसिड के लिए जो हम ये यूज करते हैं पोर्ट्रेट MB6 या किसी और के नाम से अल्कलाइजर, बेसिकली ये बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि ये पीएच 5.5 को बढ़ा के 6.5 और 7 के बीच में कर देता है। इसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग क्या क्या रहता है, एक होता है सिट्रेट। सिट्रेट क्या रहता है, स्टोन को इनहिबिट करता है। दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा B6। तो ये तीनों जो चीज होते हैं स्टेन को प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। फिर अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स दो होते हैं, ये देख सकते हैं ये किस तरह का क्रिस्टल है, रोजेट क्रिस्टल। तो इसमें भी रोजेट क्रिस्टल मिलता है। और दूसरा ये जो क्रिस्टल है इसको बोलते हैं एमॉर्फस क्रिस्टल। तो इसमें दो तरह के क्रिस्टल मिलते हैं, एमॉर्फस क्रिस्टल या रोजेट क्रिस्टल मिलेगा। फिर अब तीसरा जो रहता है, इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन जो रहता है स्टोवाइट स्टोन जो रहता है उससे एसोसिएटेड रहता है। और स्टोवाइट स्टोन की खास बात क्या होती है कि इस पे यही एक इकलौता स्टोन होता है जिसपे डाइट्री जो रहता है उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो ये जब यूरिन जग का पीएच और ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है 7.5 से ऊपर, तो 6.5 से ऊपर अगर हम बात कर रहे थे तो कैल्शियम फॉस्फेट, और 7.5 से भी ऊपर हो जाता है तो बेसिकली स्टोवाइट स्टोन होता है। तो अगर हम बात करें ये होता क्यों है, तो ये रहता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूरिन के पीएच को यहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर पीएच जो है ऐसे तो नहीं जाएगा। तो बेसिकली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं। तो यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उसमें होता है क्लबसेला, सूडोमोनास, प्रोटियस और स्टेफाइलोकोकस। तो जो रहता है अगर हम बात करें तो क्लबसेला, सुडोमोनास, प्रोटियस और स्टेफाइलोकोकस ये जो रहता है यूरियस प्रोड्यूसिंग होते हैं। और इसमें भी जो मोस्ट कॉमन होता है जो कॉज करता है वो होता है प्रोटियस। तो प्रोटियस और क्लबसेला हमें याद रखना है। तो ये जो स्टोन कॉज कराते हैं मैप स्टोन कॉज कराते हैं। मैप का मतलब होता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। और जो किडनी में स्टैगहॉर्न स्टोन बनता है वो इसी की वजह से बनता है, जिसकी वजह से इसको साइलेंटली जो रहता है ये स्टोन पेन भी नहीं करता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है और मर जाता है, कॉफिन में चला जाता है। तो इसमें जो क्रिस्टल मिलते हैं वो कॉफिन लिड की तरह मिलेंगे। तो ये रहा कॉफिन लिड जो रहता है क्रिस्टल्स मिलते हैं। और ये स्टैगहॉर्न की वजह से क्या मैंने बताया, किडनी जो है खराब हो जाती है, रीनल डिस्ट्रक्शन, पेशेंट सेप्सिस में चला जाता है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर अगला जो स्टोन है वो है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन में क्या होता है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 7.5 पीएच से ऊपर जो रहता है अगर बैक्टीरिया ले जाता है तो स्टोवाइट स्टोन होता है। लेकिन अगर इसी 7.5 पीएच से ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो हमें क्या ले जाएंगे, तो जो सिस्टीन स्टोन होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो सिस्टीन स्टोन जो रहता है, अगर सिस्टीन स्टोन बन रहा है तो उसको डिजॉल्व करने के लिए पीएच 7.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ सिस्टीन स्टोन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिस्टीन स्टोन में जो सिस्टर्स रहती हैं वो दूसरे का हाथ पकड़ के और हेक्सा गोनल क्रिस्टल्स
बनाती हैं। तो सिस्टीन में जो सिस्टर्स होती हैं हाथ पकड़ के हेक्सागोनल क्रिस्टल्स बनाती हैं, और ये जो बेसिकली रहता है ऐसे नहीं बनता है। अगर कोई पेशेंट सिस्टीन यूरिया का है जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें बनता है, तो इसलिए इसमें जो रहता है बार बार रिकरेंट स्टोन बनेगा, लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है। और ऐसे केस में जो इसका ट्रीटमेंट जो रहता है, हम pH 7.5 से ऊपर ले जाते हैं और 2 ड्रग यूज करते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग ड्रग होती हैं। पहला होता है टायोप्रोनिन और दूसरा होता है डी पेनिसिलामीन। तो पहला ड्रग होता है टायोप्रोनिन जो इसी के लिए बनाई गई है, और दूसरी है डी पेनिसिलामीन। तो ये जो सिस्टीन रहेगा उसको बाइंड करके कम कर देती है। तो सिस्टीन यूरिया के लिए जो 2 स्पेशल ड्रग है टायोप्रोनिन और डी पेनिसिलामीन। ये जो सिस्टीन स्टोन होता है ये एक्सरे में बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखता है। ऑलमोस्ट जो रहता है कैल्शियम ऑक्सलेट के बाद इसी का नंबर आता है। अब बात करें मैट्रिक्स स्टोन, तो मैट्रिक्स स्टोन जो रहता है ऐसे चूरा टाइप के स्टोन होते हैं जो कि एक्सरे में भी नहीं दिखते हैं। तो रेडियो लूसेंट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एकदम रेयर होते हैं। और ये यूजुअली जो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक यूटीआई हो रहा है, बार बार हो रहा है और ज़्यादा मांस मछली खाते हैं, तो ऐसे केस में मैट्रिक्स स्टोन बनता है। तो फिर अब आगे बात करें जो मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से होता है। तो पहला अगर मेटाबॉलिक कंडीशन की बात करें तो स्टोन क्यों बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो पहला हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी कि या तो कैल्शियम बढ़ जाए, या तो फिर ऑक्सलेट बढ़ जाए, या तो फिर इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं स्टोन कॉज कराती हैं। तो अब सबसे पहले बात करें कि नॉर्मल कैल्शियम कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मल कैल्शियम अगर यूरिन में बात करें तो डेली का लेस देन 250 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब इससे ज़्यादा अगर बढ़ने लगता है तो ये नॉर्मल कैल्शियम है, इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हाइपर कैल्सीयूरिया कहलाता है। और इसकी वजह से बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनेंगे। और कैल्शियम फॉस्फेट 2 टाइप का कौन सा था, कैल्शियम एक तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दूसरा ब्रूसाइट। अब ब्रूसाइट सबसे हार्ड था, तो इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। तो जो हाइपर कैल्सीयूरिया होता है वो बेसिकली जो रहता है किस वजह से होता है, पहला कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन गट से ज़्यादा होने लगे, दूसरा जो हमारी बोन्स है उनसे जो है एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का होने लगे, उसको बोलते हैं रिजॉर्प्टिव। रिजॉर्प्टिव जो रहता है अंडर पीटीएच होता है, तो इसलिए इसको हाइपर पैराथाइडिज्म बोलते हैं। और तीसरा जो रहता है रीनल लीक होने लगता है, उसकी वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया होता है। और जो रीनल लीक होता है उसके लिए हम लोग ये जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड देख रहे हैं इसको हम यूज करते हैं, तो इसके लिए थायाजाइड यूज करते हैं। दूसरा हमें नमक कम खाना होता है, तो हाइपर कैल्सीयूरिया। तो अगर हम बात करें हाइपर कैल्सीयूरिया, जो ये 3 टाइप के जो हम पढ़ रहे थे उसको हम देख लेते हैं। तो जो 3 टाइप के होते हैं वो प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म, ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म में क्या होता है कि पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा बन जाता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका। अब वो एडिनोमा बन जाएगा तो क्या होगा, पीटीएच का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। अब पीटीएच का ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है गट से ज़्यादा होने लगेगा, बोन से भी ज़्यादा होने लगेगा और किडनी से भी ज़्यादा होने लगेगा। और जो तीनों जगह से जो रहता है ज़्यादा होने लगता है। अब बोन जो रहती है, बोन से अगर कैल्शियम निकल रहा है तो बोन का क्या होगा, रिजॉर्प्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, रिजॉर्प्टिव हाइपर कैल्सीयूरिया। जबकि गट से होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, तो इसको एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सीयूरिया बोलते हैं। तो ये एब्जॉर्प्टिव होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद हो रहा है। और ये सबकी सब मीडिएट किससे हो रही है, विटामिन डी से जो हो रहा है उससे मीडिएट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम बढ़ने लगेगा। अब कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या कम होगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा। तो ये जो चीज रहता है, ये तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म। प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पैथोलॉजी जो रहती है प्राइमरली पिट्यूटरी में ही हो रहा है। फिर अगर हम पैराथायराइड में ही हो रहा है, तो अगर हम बात करें दूसरा जो है हाइपर पैराथायरिडिज्म। अब हाइपर पैराथायरिडिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म में सबसे पहले क्या होगा, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, पेशेंट जो रहेगा सीकेडी का पेशेंट रहेगा। अब सीकेडी है पेशेंट को क्या होगा, तो वो फॉस्फेट जो है बॉडी से नहीं निकाल पाएगा, तो फॉस्फेट जो है एक्यूमुलेट होने लगेगा और फॉस्फेट बढ़ जाएगा। अब फॉस्फेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, कैल्शियम लीक होने लगता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। फिर उससे होगा क्या कि जो विटामिन डी जो रहता है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल जो रहता है कैल्शियम कम हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जो रहता है कैल्शियम कम हो जाता है और फॉस्फेट बढ़ जाता है। तो ये तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म हुआ।
अब यही जब बार बार होता रहेगा तो ये स्टिमुलस जाएगा पैराथायराइड हार्मोन को, और पैराथायराइड हार्मोन जो रहता है पीटीएच सीक्रेट करेगा। अब ये पीटीएच जो सीक्रेट करेगा कंटिन्यूअस, अगर पेशेंट लंबे समय तक अगर सीकेडी जब रहता है तो फिर धीरे धीरे इसकी वजह से हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा भी हो सकता है, और जो पैराथायराइड रहता है वो अपने आप ही पीटीएच सीक्रेट करता है। तो ऐसे केस में जब हम पेशेंट को ऑपरेट भी कर देते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, तो जो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म है वो बना रहता है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो ये जो रहता है 3 तरह के हाइपर पैराथायराइडिज्म होते हैं। तो हमने पढ़ा प्राइमरी में क्या हो रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, तो कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट कम हो जाएगा। और सेकेंडरी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो फॉस्फेट बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम कम हो रहा है। तो फिर एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, दोनों में पीटीएच सिक्रेशन हो रहा है। टर्शरी क्या हो रहा है कि सीकेडी कंटिन्यू रह रहा है, और जो पैराथायराइड है वो ऑटोनॉमिक हो जा रहा है और पीटीएच का सिक्रेशन कर रहा है। तो जिसकी वजह से कैल्शियम जो रहता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फॉस्फेट भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हमने जो बात किया, तो ऐसे केस में अगर किडनी से लीक हो रहा है तो हमें क्या देना होता है, थायाजाइड जो देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड वो देते हैं। फिर अब जो दूसरी हमने कैल्शियम डिस्कस कर लिया, अब दूसरा है ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट कैसे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सिलूरिया। अब हाइपर ऑक्सिलूरिया की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो होता है प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया होता है। प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया का मतलब क्या होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसमें 3 म्यूटेशन होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, कुल्हाड़ी घर पर होगा। तो अगर हम याद रखते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का मतलब होता है एक्स। तो दूसरा है घर पर होगा, फिर घर पर, तो घर पर से क्या हो जाएगा, GRHPR, घर पर, और होगा से क्या हो जाएगा, होगा 1। तो कुल्हाड़ी घर पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या म्यूटेशन होगा, टाइप 1 में AGX, हमने एक्स याद किया था ना, तो AGXT म्यूटेशन होगा। फिर जो टाइप 2 होगा घर पर होगा, तो घर पर हो जाएगा GRHPR, और होगा जो टाइप 3 होगा 1 म्यूटेशन। तो फिर होता क्या है कि ये 3 फॉर्म के होते हैं प्राइमरी हाइपर कैल्सियूरिया, इसमें 3 म्यूटेशन हो जाते हैं। और जो पेशेंट रहता है उसमें अगर सीवियर में चला जाता है तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाता है और एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाता है। फिर दूसरा होता है एंटेरिक हाइपर ऑक्सिलूरिया। एंटेरिक हाइपर ऑक्सिलूरिया कब होगा, जब बाउल में कोई पैथोलॉजी हो जाए या बाउल छोटा हो जाए। तो पहला क्या होता है, आईबीडी में। दूसरा बैरियाटिक सर्जरी कर रहे हैं या बाउल से मेल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में एंटेरिक हाइपर ऑक्सिलूरिया होता है। तो ऐसा होगा कि क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, तो कैल्शियम क्या करता है, ऑक्सलेट को बाइंड करके कम कर देता है। तो इसलिए हम लोग जो रहता है अलग से कैल्शियम लेते हैं, और दूसरा जो ड्रग यूज करते हैं वो रहता है ये कैल्शियम, और दूसरा कोलिस्टाइरामीन। तो ये जो रहता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं और कोलिस्टाइरामीन। तो ये चीज कब लेंगे, जब इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होगी एंटेरिक हाइपर ऑक्सिलूरिया में। और एंटेरिक हाइपर ऑक्सिलूरिया क्यों हो रहा है, आईबीडी की वजह से, बैरियाटिक सर्जरी या मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से। इसमें कोई कैल्शियम सप्लीमेंट या कोलिस्टाइरामीन्स लेते हैं। जो ये कैल्शियम ले रहे हैं हमें हमेशा इसको मील के साथ, खाने के साथ लेना होता है। फिर अब बात करें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। हमने याद किया था कि क्या बढ़ता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, PCK। इसको हम याद कर सकते हैं पिक से या किसी भी वर्ड से, तो पिक हो गया। तो इसका मतलब जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है। तो पीएच जब बढ़ता है तो यूरिन कैसा हो जाता है, अल्कलाइन। तो ये अल्कलाइन हो रहा है, और अल्कलाइन हो जाएगा तो स्टोन कौन सा बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर हम बात करें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, तो इसमें जो रहता है ये अल्कलाइन यूरिन है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, और इसमें होता क्या है कि बेसिकली सिट्रेट जो रहता है कम हो जाता है। तो हाइपोसिट्रेटूरिया हमने पढ़ा था कि सिट्रेट सिर्फ टाइप 2 में बढ़ता है, टाइप 1 में कम हो जाता है। सिट्रेट क्या करता है, ये स्टोन को कम कर देता है। तो अब ऐसे में क्या रहता है, जो पेशेंट रहता है वो एसिडिफाई नहीं कर पाता है यूरिन को। तो ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो हमें जो रहता है ऐसे केस में हमें सिट्रेट से सप्लीमेंट करना रहता है। तो सिट्रेट देते हैं, सिट्रेट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो किडनी रहती है वो यूरिन को एसिडिफाई नहीं कर पा रही है और सिट्रेट कम हो रहा है, तो हमें सिट्रेट को रिप्लेस कर रहा है। हमें अल्कलाइजर नहीं यूज करना है, हमें सिट्रेट रिप्लेस करना है। तो अल्कली सिट्रेट जो रहता है अलग चीज होता है। फिर अब बात करें एंडोक्राइन स्टोन्स की, तो एंडोक्राइन स्टोन में हमने कौन कौन सी डिजीज होती है, पहला होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म, हमने डिस्कस किया, उसकी वजह से क्या होता है हाइपर कैल्सीमिया। दूसरा आता है कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज में क्या होता है,
हाइपर कैल्सीयूरिया, तो उससे भी क्या होगा, कैल्शियम स्टोन बनते हैं। और तीसरा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन में क्या होता है, हाइपोकैलिमिया, और हाइपोकैलिमिया से क्या होता है, सिट्रेट की कमी हो जाता है, हाइपोसिट्रेट यूरिया। तो कुशिंग्स में क्या होता है, कुशिंग्स में कस के कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो यूरिन में कैल्शियम भी बढ़ता है। और दूसरा, अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ता है, अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन जब बढ़ता है तो पोटेशियम जो रहता है वो कम होता है, और जिसकी वजह से सिट्रेट भी कम हो जाता है। तो सिट्रेट जब कम हो जाता है तो स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। अब बात करें डाइटरी फैक्टर जो स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर हम ज़्यादा नमक खाएंगे, सोडियम कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्टोन बनता है। दूसरा, अगर हम लोग ज़्यादा एनिमल ओरिजिन प्रोटीन, जैसे कि कोई भी नॉनवेज जो ज़्यादा एनिमल प्रोटीन रिच होता है वो खाएंगे तो स्टोन बनता है। तीसरा, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ऑक्सलेट रिच होते हैं, जैसे कि स्पाइनेज, पालक। दूसरा, नट्स, नट्स में आपके बहुत सारे बीटल नट होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो नट्स रहते हैं वो खाएंगे तो उसकी वजह से जो रहता है स्टोन बनता है। तीसरा, चॉकलेट, तो चॉकलेट से भी स्टोन बनता है, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। फिर विटामिन सी, अगर नॉर्मल डोज में लेते हैं तो ठीक रहता है, बट अगर हाई डोज ले रहे हैं विटामिन सी, मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डे अगर ले रहे हैं, तो ऐसे केस में स्टोन बन जाता है। फिर स्टोन को कम कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमें कैल्शियम इंटेक जो है अच्छा रखना चाहिए। पहले यूजुअली बोलते थे कैल्शियम जो है, कैल्शियम स्टोन हो रहा है तो कैल्शियम को कम कर दो, ऐसा नहीं होता है। हमें 1 गिलास दूध रोज पीना चाहिए। कैल्शियम इंटेक जो है वो अप्रोप्रिएट रखेंगे तो उससे स्टोन नहीं बनेगा। दूसरा, जो रहता है खट्टे फल खाने होते हैं, सिट्रेट, सिट्रस फ्रूट में जैसे नींबू, आंवला, ये सब खाने से क्या होता है कि सिट्रेट ज़्यादा मिलता है और स्टोन का फॉर्मेशन कम होता है। फिर तीसरा रहता है डैश डाइट। डैश डाइट जो रहता है, क्या रहता है, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उसमें डैश डाइट यूज करते हैं, तो वही जो रहता है स्टोन को डिक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पानी बहुत पीना चाहिए, हाई फ्लूइड इनटेक। अब बात करते हैं इमेजिंग, तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है प्लेन जो रहता है नॉन कंट्रास्ट सिटी, वो बेस्ट होता है, उसमें सारे के सारे स्टोन दिख जाते हैं, चाहे यूरिक एसिड हो चाहे कोई भी। दूसरा, प्लेन सिटी का फायदा क्या होता है कि हम लोग इसमें HU निकालते हैं, तो HU से क्या रहता है, हाउसफुल यूनिट बोलते हैं इसको, तो हार्डनेस पता चलती है स्टोन की। अगर यूजुअली सॉफ्ट स्टोन जो रहता है, यूरिक एसिड के सॉफ्ट स्टोन होते हैं, और मैट्रिक्स स्टोन भी कई बार बहुत ही कम HU के रहते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को 500 से 9 HU तो मोस्ट लाइकली जो रहेगा COD के स्टोन होंगे, डाईहाइड्रेट के। और 1000 HU से ऊपर होता है तो हार्ड स्टोन होगा, यूजुअली मोनोहाइड्रेट या ब्रूसाइट होगा। तो अगर हम जो सिटी कराते हैं उसमें हमें दिखता क्या क्या है, पहला दिखता है रिम साइन। रिम साइन का मतलब होता है कि स्टोन पास हो चुका है, तो ये दिख रहा है जो ये रिम साइन है, रिम साइन, इसमें स्टोन पास हो चुका होता है। फिर दूसरा होता है ट्विंकल आर्टिफैक्ट, ये स्मॉल स्टोन्स में दिखता है और इस तरीके का दिखता है। ये देख रहे हैं, ये छोटा सा स्टोन है, ये स्टोन के अगल बगल ये देखिए, ये पूरा ये और ये पूरा ट्विंकल आर्टिफैक्ट है। फिर तीसरा जो रहता है स्टीन स्ट्रास दिख सकता है। स्टीन स्ट्रास यूजुअली क्या रहता है कि ये किडनी है और इसमें जब हम स्टोन तोड़ देते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर का रास्ता बनाते जाते हैं, पास करते हैं, तो ये यूजुअली ESWL के बाद ही होता है। अब बात करें मैनेजमेंट की, तो हम लोग दवाइयों से, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट पूछते हैं कि दवाइयों से कैसे ठीक होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेशेंट को हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, मोर देन 2.5 लीटर यूरिन होना चाहिए। यूरिन की बात हो रही है कि इससे ज़्यादा यूरिन बनना चाहिए, तो इसके लिए चाहे वो 3 लीटर पिए, 4 लीटर, 5 लीटर, लेकिन इतना यूरिन होना चाहिए। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो अगर कैल्शियम, अगर हाइपर कैल्सीयूरिया है, हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से स्टोन बन रहा है, तो यूजुअली क्या बनेगा, कैल्शियम स्टोन। तो ऐसे केस में हम थायराइड प्रेफर कर सकते हैं। वो क्या करता है कि यूरिन में जो कैल्शियम रहता है उसको कम कर देता है। तो अगर रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बन रहा है तो ऐसे केस में हमें हाइड्रोक्लोरथायजाइड, थायजाइड देते हैं। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि कोई भी पेशेंट अगर ब्रूसाइट स्टोन का है, जो कि एक टाइप का कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ही होता है, उसमें हमें जो है थायजाइड नहीं देना चाहिए। फिर अब बात करते हैं जो दूसरी ड्रग होती है वो पोटेशियम सिट्रेट। तो ये पोटेशियम सिट्रेट इस तरीके से आती है अल्कलाइजर के फॉर्म में, तो ये क्या करेगी, यूरिनरी सिट्रेट बढ़ा देती है। तो इससे होता क्या है कि इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, हर तरह के स्टोन में, एक्सेप्ट अल्कलाइजर की जरूरत किस में नहीं होती, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। इसका 6.5 से ऊपर यूरिन रहता है तो जो रहता है उसमें स्टोन बनता है, तो इसे हम कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन में अवॉइड करते हैं। बाकी कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन,
में यूज़ करते हैं। सिस्टीन स्टोन तो 7.5 pH के ऊपर जो रहते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर जो अगली ड्रग है वो है एलोप्यूरिनॉल। तो एलोप्यूरिनॉल जो ड्रग होती है या फेबुक्सोस्टैट होती है, ये जो रहता है किस में यूज़ करेंगे, जब किसी को गाउट की प्रॉब्लम हो या यूरिक एसिड बढ़ा हो। तो यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उसको कम करने के लिए हम लोग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं। तो इसको हाइपर यूरिक को सूर्या या यूरिक एसिड के केस में यूज़ करते हैं। और कुछ कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन्स ऐसे होते हैं जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर जो अगली ड्रग है वो है एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड के बारे में हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये भी एक अल्कलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूरिन को क्या बनाएगा, अल्कलाइन कर देता है। तो अगर यूरिन अल्कलाइन कर देता है तो इसको हमें कैल्शियम फॉस्फेट में नहीं यूज़ करना है। बाकी और कोई स्टोन है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सिस्टीन यूरिया अगर किसी को है, तो उसमें हमने 2 ड्रग देखा था। एक था टायोप्रोनिन जो 100 मिलीग्राम देते हैं, और दूसरा जो डी पेनिसिलामीन होता है जिस 250 मिलीग्राम देते हैं। तो टायोप्रोनिन और डी पेनिसिलामीन ये देते हैं सिस्टीन यूरिया, ये बाइंड करके रिमूव कर देता है। और दूसरा सिस्टीन यूरिया की खास बात क्या रहती है कि 7.5 पीएच से ऊपर डिजोल्व हो जाता है, तो हमें पोटेशियम सिट्रेट देना चाहिए। फिर अब बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी में सबसे पहले अगर स्टोन जो है छोटा है, और जो है यूजुअली हम बोलते हैं, अगर आइडियल की बात करें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर और 1000 HU से कम, और जो लोकेशन है उसका मिडिल पोल या अपर पोल में है, तो ऐसे केस में हम ESWL ट्राई कर सकते हैं। बट यूजुअली जो रहता है कहीं कहीं 2 सेंटीमीटर भी दिया रहता है, और यूरेट्रिक स्टोन के लिए यूजुअली जो रहता है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं ESWL। बट ज़्यादा आइडियल उसके लिए RIRS रहता है अगर वो अपर स्टोन है। यूरेटर में अगर हम बात करें तो 3 पार्ट होंगे, तो अगर अपर है तो हमें RIRS करना पड़ता है कई बार। अगर मिड टू लोअर है तो ऐसे केस में हम लोग URS करते हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो आउटकम होगा, लोअर पोल स्टोन होगा तो ऐसे में यूज़ नहीं करते हैं। स्टोन अगर हार्ड है, हार्ड स्टोन किससे मिलता है, ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट में, ब्रूशाइट स्टोन, ऐसे में नहीं करते हैं। और स्किन टू डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो स्किन टू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस करेंगे। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमें ESWL नहीं करना चाहिए। और पेशेंट जो है बहुत मोटा है, तो अगर मोटा होगा तो स्किन टू स्टोन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में नहीं यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ESWL का, पेशेंट को हिमेचूरिया होता है पोस्ट ऑप में, स्टील स्ट्रास फिनोमिना होता है, पेशेंट को कई बार इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है, और किडनी में हीमेटोमा बन सकता है। फिर जो दूसरा ऑप्शन रहता है, हम लोग URS या RIRS यूज़ करते हैं। इस आइदर फ्लेक्सिबल, जो RIRS रहता है उसको फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, जबकि URS जो रहता है डिफरेंट टाइप का होता है, डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली जो हमें RIRS है उसके लिए हमें लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, जबकि URS हम लोग लेज़र या न्यूमेटिक दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सोर्स में यूज़ कर सकते हैं और स्टोन को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो छोटे साइज़ के स्टोन होते हैं, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, और RIRS जो रहता है लोअर पोल स्टोन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है या कोगुलोपैथी हो रखी है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कई बार यूरेटर इंजर्ड हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है, और सेप्सिस हो सकता है। फिर अब आगे देखते हैं PCNL, जो अगली सर्जरी है PCNL। PCNL तब इंडिकेटेड रहता है जब स्टोन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या मल्टीपल स्टोन है, छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल स्टोन है, तो भी हम PCNL कर सकते हैं। दूसरा स्टैग हॉर्न स्टोन है, तो ऐसे में स्टेज्ड PCNL लगता है, या PCNL को हम RIRS के साथ कर सकते हैं। फिर अगला जो रहता है, अगर कोई हॉर्सशू किडनी है, स्टोन है, तो उसमें भी हम PCNL कर सकते हैं या RIRS भी कर सकते हैं। और जो लोअर पोल स्टोन है उसके लिए भी PCNL काफ़ी अच्छा होता है। अगर एक्सेस की बात करें तो यूजुअली जो रहता है अपर पोल का एक्सेस जो रहता है यूजुअली शॉर्ट रहता है, स्ट्रेट रहता है, बट इसमें प्लूरल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सबसे सेफ अगर बात करें तो लोअर पोल का रहता है, और यूजुअली प्रीफर किया जाता है। और मिडिल पोल से भी हम पेल्विक, जो रिनल पेल्विस में स्टोन है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो PCNL के कॉम्प्लिकेशन, जैसे हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होता है, वैसे PCNL के कॉम्प्लिकेशन के लिए हम क्लेवेंट टिंडो क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि और जगह भी यूज़ होता है। तो अगर कोई पेशेंट ग्रेड 1 में बात करें तो कोई पेशेंट है, उसका अगर तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ है थोड़ा बहुत बिल्कुल माइल्ड, जिसकी वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स है उससे बस थोड़ा सा डिविएशन हुआ है, बट पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा है, तो विदाउट द नीड फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो ऐसे केस में हमें जो रहता है इसको ग्रेड 1 कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं ग्रेड 1 में, उसको इंक्लूड किया जाता है।
वो चीज़ होता है एंटी एमेटिक्स, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन में नहीं जोड़ते हैं क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से होता है। दूसरा एंटीपायरेटिक, तीसरा होता है एनाल्जेसिक और चौथा होता है डायूरेटिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। फिर अगर कोई वुंड इन्फेक्शन हुआ है और जिसको ओपन करना पड़ता है तो वो भी ग्रेड 1 कॉम्प्लिकेशन होता है। फिर अब अगर हम बात करें ग्रेड 2 कॉम्प्लिकेशन, तो ग्रेड 2 में पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हो गई कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है या टीपीएन देना पड़ रहा है। तो इस ऐसे केस में ग्रेड 2 जो रहता है कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं इसको क्लेवेन-डिंडो के अकॉर्डिंग। और इसमें जो रहता है हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है अदर देन जो हम ऊपर जो 4 कैटेगरीज़ की ड्रग बोल रहे थे, जिसमें एक उल्टी के लिए, एक बुखार के लिए और एक दर्द के लिए। तो उल्टी, बुखार और दर्द जो रहता है, वो जो रहता है उसको छोड़ के अगर कोई अलग से दवाई यूज़ करनी पड़ रही है, तो ग्रेड 2 कॉम्प्लिकेशन, जैसे अगर हमें ट्रेनेक्सा यूज़ करना पड़ रहा है या पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, इतना ब्लीडिंग हुआ है कि बीटी करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ग्रेड 2 जो रहता है बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 में पेशेंट को हमें ग्रेड 2 कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, वार्ड में ही मैनेज हो जाता है। फिर ग्रेड 3 में हमें पेशेंट को ओटी में ले जाना पड़ता है। ओटी में ले जाके आइदर सर्जरी की ओटी में जाएगा या रेडियो की ओटी में जाएगा, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। और जो प्रोसीजर होगा या तो एनेस्थीसिया में होगा या बिना एनेस्थीसिया के। तो बिना एनेस्थीसिया के करना पड़ रहा है तो 3A होता है, और एनेस्थीसिया के अंडर करना पड़ रहा है तो 3B होता है। तो अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो हम ओटी में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इंटरवेंशन करना पड़ रहा है। तो इंटरवेंशन करना पड़ रहा है तो आइदर सर्जिकल या रेडियोलॉजिकल। तो एंडोस्कोपिक भी सर्जिकल ही होता है। तो ये रहता है ग्रेड 3। अब हमने सबसे पहले पेशेंट को वार्ड में मैनेज कर लिया, फिर ओटी मैनेज किया। अब इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गया कि हमने जो है ग्रेड 4 आईसीयू में मैनेज करना पड़ रहा है। आईसीयू में मैनेज करना पड़ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। तो अगर आईसीयू में कर दिया और सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व है तो उसको 4A बोलते हैं, और अगर पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ रहा है तो 4A बोलेंगे। अगर मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व है तो उसको 4B बोलेंगे। जबकि अगर 5 की बात करें तो उसमें पेशेंट रहता ही नहीं है, डेड हो जाता है। तो पीसीआर का कॉम्प्लिकेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि ग्रेड 1 में पेशेंट को फीवर हो रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो ये ग्रेड 1 कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें हम लोग जो रहता है क्या दवा दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक जो अगर ड्रग देना पड़ रहा है तो उसे जो रहता है नॉर्मल डिविजन से चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम जो 3 ड्रग है वो यूज़ कर सकते हैं। वो होता है एंटी एमेटिक अगर किसी को उल्टी हो रहा है, फिर दूसरा एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स तो ये चीज़ जो रहता है ये नॉर्मल रहता है। और कभी कभी डायूरेटिक्स और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन भी जो रहता है नॉर्मल रहता है। फिर अब ग्रेड 2 की बात करें, पीसीआर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ग्रेड 2 में, तो उसमें जो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, यूरिन लीकेज हुआ है। यूरिन लीकेज जो रहता है लेस देन 24 आवर्स तक रहता है तो यूरिन लीकेज बोल रहे हैं। अगर यहाँ इसमें तो ग्रेड 1 में अगर वुंड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ग्रेड 1 होता है। बट वुंड का अगर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि हमें एडिशनल एंटीबायोटिक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेड 2 क्या रहता है, फार्मा बेस्ड रहता है, ड्रग्स यूज करना पड़ रहा है, वार्ड में ही हमें ड्रग्स यूज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक करना पड़ा, जैसे पेशेंट को यूटीआई हो गया है, वुंड का इन्फेक्शन, निमोनिया, तो ये जो चीज़ है ये ग्रेड 2 कॉम्प्लिकेशन होगा। फिर ग्रेड 3 में बात करें तो ग्रेड 3 में हमें क्या करना रहता है, इंटरवेंशन। अब वो इंटरवेंशन आइदर सर्जरी वाले करें या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हो। बट उसमें मेन चीज़ जो रहता है कि हमें अंडर एनेस्थीसिया करना है कि बिना एनेस्थीसिया, तो ये बिना एनेस्थीसिया की हो रहा है, जबकि ग्रेड 3B में एनेस्थीसिया के साथ होता है। तो इसमें अगर हम बात करें बिना एनेस्थीसिया के, तो उसमें बात करें तो रीनल हैमरेज हो सकता है पेशेंट को पीसीएनएल के बाद, जिसकी वजह से हमें एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ता है, तो ये लोकल में ही कर सकते हैं। फिर जो यूरिन लीक हुआ है, तो वो यूरिन लीक इतना बढ़ गया है कि हमें डीजे स्टेंट डालना पड़ रहा है। डीजे स्टेंट अगर डालना पड़ रहा है, लोकल में डाल सकते हैं तो 3A होगा। फिर उसके बाद अगर आईसीडी करना पड़ रहा है, अगर हीमोथोरैक्स नीमोथोरैक्स ये भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से आईसीडी करना पड़ता है, तो ये ग्रेड 3A हो गया। फिर और कई बार क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है। रिटेंशन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोलीज डालना पड़ेगा। तो फोलीज डालना भी ग्रेड 3A कॉम्प्लिकेशन में आता है ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स। अब ग्रेड 3B के बारे में बात करें तो ग्रेड 3B में हम बात करें तो क्या होगा, पेशेंट को यूरेट्रिक कैल हो गया। इस जो यूरेट्रिक कैल कैसे होगा, जो रीनल कैल है वो यूरेटर में चला गया है, अब इसको हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये रेमिनेंट कैल का है और 3B का। दूसरा कलेक्टिंग सिस्टम परफोरेट हो गया जिसकी वजह से लीक कर रहा है, तो हमें इसको जो है सर्जरी के थ्रू ही ठीक करना पड़ेगा। फिर तीसरा है इनफंडिबुलर स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर बन गया तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। चौथा है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बना है। अब पांचवा है पीसीएन ट्यूब जो है रिटेन्ड रह गया है, और छठा है पेरीनेफ्रिक एब्सेस। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसमें जीए की जरूरत पड़ रही है वो 3B में हो गया। ग्रेड 4A में क्या होता है, पेशेंट को
ग्रेड 3 में तो हम ओटी में पहुंचाते हैं, ग्रेड 2 में वार्ड में ही ठीक करते हैं। फिर ग्रेड 4 की बात करें तो ग्रेड 4 में हम लोग आईसीयू ले जाते हैं। अब आईसीयू में क्या होता है कि ऑर्गन इंजरी होने लग रहा है पेशेंट को, कई बार ऑर्गन इंजरी हो सकता है अगल बगल, एक ऑर्गन में होना चाहिए, या एमआई हो गया, सिर्फ आइसोलेटेड एमआई है तो 4A होगा, या रीनल फेलियर जिसमें हमें डायलिसिस करना पड़ रहा है। बट अगर सेप्सिस में चला गया जिसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है तो ऐसे केस में 4B होता है, और डेथ तो भगवान ही जाने 5 होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो होती है सेगमेंटल आर्टरी। फिर जो होता है हाइड्रोथोरेक्स निमोथोरेक्स हो सकता है सुप्राकॉस्टल एक्सेस की वजह से, और एडजेसेंट ऑर्गन इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ कोलन, स्प्लीन और लिवर की वजह से। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जब हम पीसीएनएल करते हैं तो पीसीएनएल करने से पहले कि पहले तो कोई भी पेशेंट होगा तो ये हॉस्पिटल है और ये पेशेंट है। तो किसी भी पीसीएनएल की सक्सेस के लिए जो रहता है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, एक तो ये पेशेंट फैक्टर कि पेशेंट जो है वो कैसा है, पहली बार सर्जरी करा रहा है और कि नहीं करा रहा है। और दूसरा ये हॉस्पिटल फैक्टर। हॉस्पिटल फैक्टर में क्या रहता है कि जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल फैक्टर में जो डॉक्टर है, एक तो डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है और इस हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो रहता है इम्पोर्टेंट रहती है। फिर और क्या इम्पोर्टेंट रहता है, और जो अगर हम इम्पोर्टेंट जो पेशेंट फैक्टर की बात करें तो पेशेंट फैक्टर में क्या पेशेंट फैक्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला अगर हम बात करें कि कितना स्टोन का बर्डन है, ठीक है, पहला स्टोन बर्डन कितना है। दूसरा नंबर ऑफ स्टोन कितना है। फिर तीसरा चीज़ है स्टैग हॉर्न है कि नहीं है पेशेंट में। स्टैग हॉर्न होता है तो उसका एक अलग ही बर्डन रहता है। फिर चौथा, पहले कोई ऑपरेशन कराया है कि नहीं कराया, प्रीवियस सर्जरी। फिर उसके बाद पेशेंट की उम्र कितनी है और पेशेंट को कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि पीसीएनएल का आउटकम कैसा रहेगा, सर्जरी जो रहेगी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। तो एक तो ये हो गया। और ये जो हॉस्पिटल का वॉल्यूम, हॉस्पिटल का वॉल्यूम, इस हॉस्पिटल में कितना ऑपरेशन होता है, और डॉक्टर का एक्सपीरियंस, तो सर्जन एक्सपीरियंस। तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं ये प्रेडिक्ट करती हैं आउटकम। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक नोमोग्राम बनाती हैं जिसको बोलते हैं क्रोज नोमोग्राम। तो क्रोज नोमोग्राम जो रहता है ये कौवा वाला नोमोग्राम होता है। तो पेशेंट का कौवा ना बने उससे पहले ये नोमोग्राम जो रहता है इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं कि जो रहता है उस हॉस्पिटल में जाके ऐसा ना हो कि पेशेंट कौवा बन जाए, इसलिए उससे पहले कौवा वाला नोमोग्राम निकाल लेते हैं। तो उससे पीसीएनएल का आउटकम पता चल जाता है। इस कौवा का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है C फॉर क्लिनिकल, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑफिस, फिर E फॉर एंडो यूरोलॉजिकल, और S फॉर सोसाइटी। तो ये तो इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें इसको पूरा क्या बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑफिस ऑफ द एंडोयूरोलॉजिकल सोसाइटी नोमोग्राम, ये होता है कौवा नोमोग्राम। तो कौवा नोमोग्राम जो रहता है पीसीएनएल का आउटकम कितना होगा वो बताता है। फिर अब अगला अगर हम बात करें तो होता है गाइस स्टोन स्कोर। तो गाइस स्टोन स्कोर होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं स्टोन नेफ्रोलिथोमेट्री। तो स्टोन नेफ्रोलिथोमेट्री क्या होता है, ये भी एक प्री ऑपरेटिव स्कोर होता है। हमने एक तो कौवा से बता दिया, दूसरा रहता है स्टोन जो स्कोर होता है उससे भी बता सकते हैं। तो ये भी एक प्री ऑपरेटिव स्कोर होता है जो बता सकता है कि स्टोन फ्री रेट। अब ये तो पेशेंट का पीसीएनएल सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो अलग चीज़ है, फिर स्टोन निकलेगा कि नहीं वो अलग चीज़ है। पीसीएनएल सक्सेसफुल तो बाई चांस अब पंचर लिया बाहर आ गया, हो गया सक्सेसफुल। अब स्टोन फ्री रेट देखने के लिए क्या किया हमने, स्टोन स्कोर किया, जिसमें स्टोन स्कोर में ये एक्रोनिम होता है। एस का मतलब होता है साइज, टी का मतलब होता है ट्रैक्ट लेंथ। जो ट्रैक्ट लेंथ होता है उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, स्किन टू स्टोन डिस्टेंस, अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर ओ फॉर जो रहता है वो रहता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। और एन फॉर होता है कितनी कैलिसिस इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ कैलिसिस इन्वॉल्व। और ई फॉर होता है एसेंस, जो HU है उसी को ई बोलते हैं, स्टोन डेंसिटी, तो एसेंस होता है। तो इससे क्या होता है, इसके बेसिस पे हम स्कोर निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर स्कोर तुम्हारा 5 से 6 आ रहा है तो हाई चांसेस है कि स्टोन फ्री रेट स्टोन निकल जाएगा। अगर
7 से 8 स्कोर है तब तो मॉडरेट चांस है कि स्टोन निकलेगा, और 9 से 13 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो बहुत लो चांस है कि स्टोन निकलेगा। तो बेसिकली मैक्सिमम स्कोर इसमें कितना होता है 13 तक, तो 7 to 8 जो रहता है मॉडरेट रहता है। तो ये रहता है। अब तीसरा जो रहता है गाइस स्टोन स्कोर। तो गाइस स्टोन स्कोर जो रहता है ये स्टोन फ्री रेट तो बताता ही है, साथ में कॉम्प्लिकेशन भी बताता है। तो इसमें बेसिकली हम देख लेते हैं कि जो गाइस स्टोन स्कोर होता है वो होता क्या है। ये इसमें जो स्टोन होता है, अगर हम बात करें तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एक होता है नंबर, दूसरा होता है एनाटमी, एक हो गया नंबर, दूसरा होता है एनाटमी, तीसरा होता है लोकेशन। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 3 चीज़ें किसी भी स्टोन में देखना होता है। तो अगर एक स्टोन है, नंबर क्या है सिंगल, तो सिंगल स्टोन है, और एनाटमी किडनी की कैसी है नॉर्मल है, और लोकेशन क्या है स्टोन का लोकेशन क्या होगा, लोअर पोल में होगा या तो मिडिल पोल में होगा। तो ऐसे में क्या होगा, स्टोन को निकालना आसान होगा। तो ये क्या है ग्रेड 1 हाई सक्सेसफुल रेट होगा, इसका स्टोन निकालना सबसे आसान होगा। दूसरा, अगर स्टोन कहाँ होगा, पेल्विस में होगा, एक ही स्टोन है, एनाटमी नॉर्मल है और पेल्विस में है, तो भी निकालना आसान होगा। तो ये ग्रेड 1 में होगा। अब ग्रेड 2 की बात करें, तो ग्रेड 2 में क्या हुआ कि स्टोन तो एक है, एनाटमी भी नॉर्मल है, बट जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, अपर पोल पे। तो अपर पोल में होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। या दूसरा अगर हम बात करें, स्टोन जो है मल्टीपल है, और बाकी जो एनाटमी है वो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल एनाटमी है, और अपर मिडिल पोल में है या लोअर पोल में है या पेल्विस में है, बट उसमें स्टोन क्या है मल्टीपल में है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ग्रेड 2 रहता है, तो मल्टीपल ग्रेड 2 हो जाएगा। अब बात करें ग्रेड 3 की, तो ग्रेड 3 में क्या होगा, ग्रेड 3 में जो रहता है स्टोन जो रहता है, सबसे पहले एनाटमी जो है गड़बड़ है, एब नॉर्मल एनाटमी है। तो एब नॉर्मल एनाटमी है, तो पहले तो ये हो गया। दूसरा कैटेगरी में क्या हो गया, जो स्टोन है वो कहाँ पे है, कैलिक्स में है, कैलिक्स के डाइवर्टिकुला में। तो कैलिक्स के डाइवर्टिकुला में स्टोन है, तो ये जो रहता है कॉम्प्लिकेटेड स्टोन रहता है। और तीसरा जो रहता है क्या है स्टोन, स्टैग हॉर्न है, पार्शियल स्टैग हॉर्न। तो पार्शियल स्टैग हॉर्न जो रहेगा, ये 3 जो स्टोन रहते हैं वो 3 स्टोन क्या कहलाते हैं, ग्रेड 3 कॉम्प्लिकेशन। अब ग्रेड 4 की बात करें, तो ग्रेड 4 में क्या रहेगा, स्टोन जो है मल्टीपल स्टोन है, एनाटमी भी एबनॉर्मल है, और लोकेशन भी गड़बड़ है, और स्टोन जो है कहाँ, और क्या है, स्टोन जो है कंप्लीट स्टैग हॉर्न है। तो ऐसे केस में ग्रेड 4 होता है। तो ये जो रहता है इसका, अगर हम बात करें, अगर ग्रेड 1 में है तो इसका हाईएस्ट रहेगा, ग्रेड 2 में गुड रहेगा, ग्रेड 3 में मॉडरेट स्टोन फ्री रेट रहेगा, और ग्रेड 4 में लोएस्ट रहेगा। तो गाइस स्टोन स्कोर किस चीज़ों पर बेस्ड होता है, एक तो स्टोन कितना है, नंबर, दूसरा एनाटमी, और तीसरा लोकेशन। इसको हम याद कर सकते हैं लैन नेटवर्क के बेसिस पे गाय का होता है। तो ग्रेड 1 में क्या रहता है, एक ही स्टोन होता है, एनाटमी भी नॉर्मल होती है, यूजुअली लोअर मिडिल और पेल्विस में रहता है, जिसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका हाईएस्ट स्टोन फ्री रेट रहेगा। अगर वही स्टोन अगर अपर पोल में हो जाता है तो ये जो रहता है ग्रेड 2 में आता है, या नॉर्मल लोकेशन में सब कुछ ठीक है बट मल्टीपल है तो भी ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 3 में 3 चीज़ें होती हैं, या तो एब नॉर्मल एनाटमी जो है गड़बड़ है, या स्टोन जो है डाइवर्टिकुला में है, या पार्शियल स्टैगहॉर्न कैल है, तो ग्रेड 3 होगा। जबकि अगर कंप्लीट स्टैगहॉर्न है तो ग्रेड 4 होगा, और या तो 2 चीज़ें एक साथ हैं, स्टोन जो है मल्टीपल स्टोन है और एनाटमी भी एबनॉर्मल है, तो ग्रेड 4 होगा। तो ये जो रहता है ये हम देख सकते हैं, यही सेम चीज़ बताया, ये इसको निकालना आसान है, पेल्विस में है ये, और ये लोअर पोल में, ये पेल्विस में, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक ही स्टोन है, ये अपर पोल में है ग्रेड 2 में, तो इसको भी जो है हम निकाल सकते हैं, बट ग्रेड 2 में आएगा। इसमें 2 स्टोन है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं एकदम अंदर घुसा हुआ है नॉर्मल एनाटमी, तो ये भी ग्रेड 2 में हो सकता है। फिर उसके बाद ग्रेड 3 में हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो है इसमें एनाटमी एबनॉर्मल हो, या जो होता है पार्शियल स्टैगहॉर्न हो, या कैल्शियल डाइवर्टिकुलर। तो ये जो है पार्शियल स्टैगहॉर्न है, इसमें एनाटमी में प्रॉब्लम है, डाइवर्टिकुलर भी हो रखा है, ये सब, और ये स्टोन देखिए एनाटमी गड़बड़ है। ग्रेड 4 में तो स्टैगहॉर्न रहता है।
तो इस तरीके से ये चीज़ रहता है, हमने डिस्कस कर लिया। फिर अगला अगर हम बात करें, स्टोन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। फिर अगला रहता है स्टोन के एनाटॉमी। तो स्टोन के एनाटॉमी अगर हम बात करें तो स्टोन अगर पेल्विस में है तो उसको पेल्विक स्टोन बोलेंगे, कैलिस में है तो कैलिसियल स्टोन बोलेंगे। और फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है पार्शियल स्टैगहॉर्न और कंप्लीट स्टैगहॉर्न। तो पार्शियल स्टैगहॉर्न जो रहता है, अगर 2 मेजर कैलिक्स इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, पार्शियल स्टैगहॉर्न। तो पार्शियल स्टैगहॉर्न देख लेते हैं। पार्शियल स्टैगहॉर्न में 2 मेजर कैलिक्स इन्वॉल्व करता है, पेल्विस में तो होगा ही, प्लस पेल्विस, तो पेल्विस में रहता ही है। तो 2 मेजर कैलिक्स के साथ पेल्विस अगर है तो इसको बोलते हैं पार्शियल स्टैगहॉर्न। और कंप्लीट स्टैगहॉर्न में क्या आता है, सारी कैलिसेस इन्वॉल्व हैं, तो ऑल मेजर कैलिसेस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आरटीए, तो हमने पढ़ा टाइप 1 आरटीए, तो इसके लिए हमें पिक याद रखना है। पिक बढ़ता है तो पीएच अगर बढ़ रहा है तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो टाइप 1 में कौन सा स्टोन रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। टाइप 2 में कोई भी स्टोन नहीं बनता है, और टाइप 4 में हाइपर कैलेमिया होता है, उसमें भी कोई स्टोन नहीं बनता है। तो स्टोन जो अगर हम बात करें तो 1 याद रखना है, 1, तो स्टोन जो रहता है 1 से एसोसिएटेड रहता है। फिर अब हम बात करें इस कुछ स्पेशल कंडीशंस की, तो ये रहता है मेडुलरी स्पंज किडनी। इसमें हम देख सकते हैं कि किडनी में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेडुला में ऐसे ब्रश अपीयरेंस दिख रहा है। तो ब्रश जो रहता है यूजुअली अगर हम बात करें तो पेंट ब्रश अपीयरेंस मिलता है सिटी में। और जो स्टोन इसमें मिलता है मेडुलरी स्पंज किडनी में, वो कैसा मिलेगा, ब्रूशाइट मिल सकता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का एक टाइप होता है। यूजुअली हाइड्रोक्सी एपेटाइट को बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। फिर दूसरा नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी मिल सकता है, और मेडुलरी स्पंज किडनी टाइप 1 से भी एसोसिएटेड रहती है, इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट मिल सकता है। तो ये जो पेंट ब्रश अपीयरेंस है, ये पेंट ब्रश ये जो रहता है ये बेसिकली मेडुलरी स्पंज किडनी में मिल रहा है। फिर हॉर्सशू किडनी में अगर हम बात करें तो हॉर्सशू किडनी में होता है क्या, यूरिन ज़्यादा स्टेसिस होती है तो ज़्यादा स्टोन दिखता है, और पीसीएनएल जो रहता है वो प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ESWL। ESWL जो रहता है उससे क्लियरेंस अच्छा नहीं होता है, तो ESWL अवॉइड करते हैं। फिर हम बात करें पीडियाट्रिक स्टोन की, तो पीडियाट्रिक जो स्टोन होता है बेसिकली मेटाबॉलिक रीजन की वजह से होता है, डाइट की वजह से नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ने अभी इतना खाया ही नहीं होता है कि डाइट इन्वॉल्व रहे। उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सी यूरिया, तो कैल्शियम जो बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। और बच्चों में जो सीटी कराते हैं यूजुअली रेडिएशन से बचाने के लिए लो डोज सीटी कराते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है कि अब जो थूलियम फाइबर लेजर आया है, तो थूलियम फाइबर लेजर इसलिए आया है क्योंकि उससे डस्टिंग बहुत अच्छा होती है, होमियम याग लेजर से ज़्यादा अच्छा डस्टिंग करता है। फिर जो हम पढ़ रहे थे पेपिलरी प्लगिंग, ये क्या था, रेंडाल्स थ्योरी। रेंडाल्स थ्योरी जो था उसमें क्या था कि पेपिला में प्लगिंग हो जाती है, स्टोन बनने लगता है। फिर जो रहता है पीसीएनएल की बात करें तो पीसीएनएल में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है स्टैंडर्ड पीसीएनएल। स्टैंडर्ड पीसीएनएल जो हम यूजुअली नॉर्मल करते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पीसीएनएल। फिर जो दूसरा होता है अगर हम बात करें तो जो दूसरा होता है वो होता है मिनी पीसीएनएल। मिनी पीसीएनएल होता है, और फिर जो तीसरा रहता है माइक्रो पीसीएनएल, और चौथा रहता है अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल। तो इसमें हमें अंतर कैसे डिफ्रेंशिएट करना रहता है, तो पीसीएनएल की बात करें तो पीसीएनएल में अगर हम सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड पीसीएनएल, तो स्टैंडर्ड पीसीएनएल में जो रहता है यूजुअली जो ट्रैक्ट का साइज होता है, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं 24 फ्रेंच से लेके 30 फ्रेंच के बीच में जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड पीसीएनएल होता है। और ये स्पेशली लार्ज स्टोन रहे, स्टैगहॉर्न स्टोन रहे तो उसमें करते हैं। अब उससे जो छोटा रहेगा, तो उससे छोटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, मिनी पीसीएनएल। तो मिनी पीसीएनएल जो रहता है उसमें बेसिकली ट्रैक का साइज कितना होगा, हमने 22 से लेके 15 फ्रेंच तक जो यूज़ करते हैं उसको मिनी पीसीएनएल बोलते हैं। फिर अब उसके बाद बात करें तो मिनी से भी छोटा क्या होगा, अल्ट्रा मिनी। तो अल्ट्रा मिनी की बात करते हैं, अल्ट्रा मिनी। तो अल्ट्रा मिनी में क्या होगा, इसमें जो ट्रैक्ट का साइज होगा वो कितना होगा, 13 फ्रेंच से लेके 11 फ्रेंच तक होगा अल्ट्रा मिनी। फिर अल्ट्रा मिनी के बाद फिर क्या होगा, माइक्रो मिनी। माइक्रो मिनी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, उसका एक ही साइज हो रहता है, कोई रेंज नहीं रहता है, माइक्रो मिनी। इसमें जो हम बेसिकली अगर यूज़ करते हैं तो 4.8 फ्रेंच का यूज़ करते हैं। फिर इसमें जो ये अल्ट्रा मिनी रहता है, अल्ट्रा मिनी जो रहता है कहीं कहीं लोग इसको 8 to 12 फ्रेंच भी लिखते हैं। तो 8 to 12 फ्रेंच कहीं कहीं दिया रहता है, और कहीं कहीं सिर्फ 11 और 13 फ्रेंच दिया रहता है। तो 8 to 12 में भी जो रहता है 11 और 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें
तो क्या है, माइक्रो पीसीएनएल 4.8 फ्रेंच और अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल 8 to 12 फ्रेंच। तो ये जो है हम देख सकते हैं, ये क्या है, माइक्रो पीसीएनएल 4.85 फ्रेंच, ये जो रहता है बच्चों में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, अल्ट्रा मिनी। अल्ट्रा मिनी में यहाँ पे हम देख सकते हैं शीट कितनी, 13 फ्रेंच की यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम 13 फ्रेंच यूज़ कर रहे हैं, 8 to 12, कहीं कहीं 8 to 12 लिखा रहता है, और कहीं कहीं जो रहता है, हम बेसिकली हमें समझना है कि 15 फ्रेंच से नीचे जो रहता है अल्ट्रा मिनी रहता है। 11 13 फ्रेंच मोस्ट कॉमनली, जो ये शीट का डायलिटेशन है उसके बेसिस पे बोला है, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो अब अगला बात करें, ESWL के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहता है, अगर लोअर पोल में स्टोन है तो उसको जो रहता है क्लियर करने के लिए इनफंडिबुलो पेल्विक एंगल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर होता है लोअर पोल ESWL क्लियरेंस के लिए। फिर हम बात करें यूरिनरी इनहिबिटर्स, तो यूरिनरी इनहिबिटर्स हमने एक पढ़ा था सिट्रेट, तो सिट्रेट एक था, और भी होते हैं जो रहते हैं, एक होता है ऑस्टियोपोंटिन और दूसरा होता है नेफ्रोकैल्सिन। तो ये भी जो रहता है, ये बेसिकली यूरिनरी इनहिबिटर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम अगला बात करते हैं, तो अगला होता है मैट्रिक्स स्टोन। जो मैट्रिक्स स्टोन होता है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो पेशेंट रहते हैं उनके केस में होता है मैट्रिक्स स्टोन। अब अगला अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्टाइगॉन, तो कॉम्प्लेक्स स्टाइगॉन में कई बार रहता है पीसीएनएल जो रहता है, पीसीएनएल से हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टाइगॉन को, और उसके साथ हम लोग IRS भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको पीसीएनएल और IRS को कई बार एक साथ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारीनल सर्जरी, और ECIRS एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारीनल सर्जरी। फिर एक्सरे में जो रहता है यूरिक एसिड स्टोन जो रहता है अच्छे से नहीं दिखता है, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो रहता है वो सिटी स्टोन रहता है। फिर अगर हम बात करें हाइपर इंसुलिनीमिया की, अगर किसी में हाइपर इंसुलिनीमिया होगा तो उससे होता क्या है कि यूरिन जो रहता है एसिडिक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया जो रहता है वो नहीं बनता है। अब अमोनिया नहीं बनेगा, यूरिन एसिडिक हो जाएगा, तो यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। फिर अब हम अगला बात करें तो होता है प्राइमरी हाइपर ऑक्सीलूरिया। प्राइमरी हाइपर ऑक्सीलूरिया जो हमने पढ़ा था 1 2 3 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कुल्हाड़ी घर पर ही होगा, तो AGRX GHRPA और HOGA होगा। तो ये 3 जीन से होता है, तो उसका जो ट्रांस मेन ट्रीटमेंट है वो होता है लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। अब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तब जाके वो डिजीज रिजॉल्व होती है, और बेसिकली जो पेशेंट अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज में है तो ऐसे केस में हमें रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। फिर अब हम आगे बात करें ब्रूसाइट स्टोन, तो ब्रूसाइट स्टोन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट स्टोन होते हैं, इवन हार्डर देन कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट। अब ESWL की बात करें तो स्किन टू स्टोन डिस्टेंस हम बात कर रहे थे, अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ESWL फेल हो जाता है, और 1 से 3% में फेलियर के चांसेस रहते हैं। फिर अब हम देखते हैं स्किन टू स्टोन डिस्टेंस, तो ये स्टोन है, ये स्टोन है, और इसमें जो है बेसिकली देख सकते हैं 3 डिस्टेंस लेते हैं, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन। इस स्टोन में भी ऐसे लिया है, 3 डायरेक्शन में लिया है, और ये 3 डायरेक्शन लेने के बाद इसका हम मीन निकालते हैं। मीन निकालते हैं तो ये जो मीन होता है तीनों वैल्यूज का, वही रिप्रेजेंट करता है स्किन टू स्टोन डिस्टेंस। और ESWL में 3% जो रहता है रीनल हिमेटोमा होता है, ये बता दिया था। ये रहा पूरा रीनल स्टोन के बारे में।